अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक करना है चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है टॉर्क का। व्हाट इज़ टॉर्क। अब इसको डिफ़ाइन करने से पहले, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं यहाँ पे आपको ज़रा समझा देता हूँ कि टॉर्क क्या चीज़ है। बेटा फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई एक स्पैनर है। अब स्पैनर से हमने क्या खोलना है, कोई एक नट खोलना है। अब ये जो नट है, अगर इस नट को आप इस तरह से कंसीडर करें, ये जो है नट है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसे कहते हैं पाइवट। अगर हम इस डॉट को इस तरह से देखें, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको आउटर साइड से यहाँ आप इस तरह से देखें तो इसको हम पाइवट कहते हैं। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पाइवट भी कहते हैं। और यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अब इस फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पाइवट है, इस तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। बेटा फर्ज के मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये बेटा सेंटर है। अब सेंटर में सपोज मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ, मतलब यहाँ से हम कोई सुराख निकाल के इससे क्या कर लेंगे, इसको मैं इस तरह से गुजार लेता हूँ। अब इसमें क्या खसूसियत है, अगर हम इस पे फोर्स हम यूं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं आएगा। अगर इसको इधर फोर्स लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा। अगर हम क्या करें बेटा, इसको ऊपर से फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब आपने क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है। इसी फोर्स की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसको कहते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब आपने फोर्स लगाई है, उसने आप इस ऑब्जेक्ट को टर्न किया है, इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। अब इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, को हम डिफाइन करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पाइवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है बेटा। एक तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इसके जो आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, वो कौन सा डिस्टेंस है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, लेकिन वो किसके है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं टॉर्क। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, इस तरह से इसको लिखते हैं। मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है, अभी वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी, लेकिन टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आगे हम जाके लिखेंगे। अब मोमेंट आर्म क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर इस पाइवट के दरमियान तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉर्क के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखते हैं वो है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, क्योंकि हमने कहा हुआ दो चीजों का प्रोडक्ट है। उस फोर्स का जो हम अप्लाई कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट तक। मोमेंट आर्म जिसे हम कह रहे हैं, एफ एल मैंने लिखा है, फोर्स का और मोमेंट आर्म का ये प्रोडक्ट है। अब ये किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे। एक तो फोर्स पे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और मोमेंट आर्म पे, दो चीजों पे।
मोमेंट आर्म पे किस तरह बेटा, अगर ये जो मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म अगर ज्यादा होगा तो वहां पे टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर ये इसकी लेंथ यहां तक होगा तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी नट को खोलने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कई रास्ते में जाते हुए कोई ट्रक वगैरह जब खराब होता है तो उसके जो नट खोल रहे होते हैं वहां कारीगर, वो क्या करते हैं, मैकेनिक एक पाना यूज कर रहे होते हैं, उससे वो नट खोल रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बड़ा डंडा सा लगाया होता है। क्यों? उस बड़े डंडे का मतलब वो मोमेंट आर्म को इंक्रीज कर रहे हैं। मोमेंट आर्म जब इंक्रीज होगा तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स लगानी पड़ेगी और आपको वो जो नट है वो क्या हो जाएगा, खोल जाएगा। अब आप इसको अगर इस तरह से मूव करेंगे तो नट क्या मूव करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। अगर आप ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे जाके इसकी दो हम टाइप्स पढ़ेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, वो एंड में जाके हम देखते हैं। दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स पे और मोमेंट आर्म में। आप जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मोमेंट आर्म ज्यादा है तो टॉर्क फिर भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। असल में ये ना हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, फर्ज किया कोई फोर्स यहाँ पे लग रही है इस सेंट में, तो तब भी नट तो खुलेगा, टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये लाइन अब ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में है। अब इसके परपेंडिकुलर नहीं है, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर नहीं है। हमने डेफिनेशन में कहा हुआ है फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में ड्रा करते हैं, दो कंपोनेंट्स इसके बना लेते हैं। इसके हमने कंपोनेंट्स बना लिए। ये होता है एंगल के साथ वाला, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा, और ये होता है साइन थीटा। लेकिन टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होना है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है परपेंडिकुलर उससे, जो उसके परपेंडिकुलर है मोमेंट आर्म के। ये साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। आप यहां से देख सकते हैं ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। इसी कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं होगा जो कॉस थीटा है। इसी चीज को देख के आगे हम कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, उसके लिए हम टॉर्क फाइंड करते हैं। सपोज ये बेटा कोई रिजिड बॉडी है, हम वहां इस पॉइंट पे क्या करते हैं, कोई एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब उसमें आप कोई एक्सिस को इस तरह से गाड़ देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पी पॉइंट पे आप कोई फोर्स लगाते हैं यहाँ पे इस सेंटर में। अब ये फोर्स देखें, इसको ये जो हमने कहा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जहां पे लग रही है लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स तक जो डिस्टेंस है वो है मोमेंट आर्म। टॉर्क होता है मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट, और फोर्स और मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर होना भी जरूरी है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर उसके नहीं है, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ड्रा करते हैं। एक होता है उसका ये कंपोनेंट वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने उठा के इधर लिख दिया है, तो हम लिख सकते हैं। और ये जो थीटा के साथ वाला होता है इसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा, और ये जो है इसको हम एफ साइन थीटा कहेंगे। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास इसका कंपोनेंट है एफ साइन थीटा वाला, फोर्स का ये कंपोनेंट जो एफ साइन थीटा है ये इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। तो यही कंपोनेंट है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में ड्रा किया है, फोर्स रिजल्ट इनटू एफ साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है along द डायरेक्शन ऑफ आर, ये जो हमने आर वेक्टर लिया हुआ है, कोई पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, इसको हमने यहाँ मोमेंट आर्म कंसीडर करना है।
एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर टू आर है इस कंपोनेंट में, और एफ कॉस थीटा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर है इसी की डायरेक्शन में है। दो हमने कंपोनेंट्स ड्रा किए, लेकिन टॉर्क जो एफ कॉस थीटा की वजह से होगा वो होगा 0, लेकिन एफ साइन थीटा की वजह से जो होगा वहां पे आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क 0 होगा, जबकि एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो टाउ है, जिसको हम टॉर्क पढ़ते हैं। अब यहां हमने कहा हुआ टॉर्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, फोर्स का और मोमेंट आर्म का, अगर वो परपेंडिकुलर हूं। अब यहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे, हमने फोर्स के दो कंपोनेंट्स ड्रा किए, एक हमने उसका y कंपोनेंट x कंपोनेंट, मतलब f sin थीटा और f cos थीटा। अब f cos थीटा की वजह से तो वो नहीं हुआ, f sin थीटा उसका ये है परपेंडिकुलर r के, f sin थीटा इंटू r लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं r f sin थीटा, या अल्टरनेट मेथड हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने फोर्स को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, इसी तरह हम इस पोजीशन वेक्टर को भी दो कंपोनेंट्स में ड्रा कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ O पॉइंट है, यहाँ P है, इस R वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में ड्रा किया है, एक R cos थीटा R sin थीटा। आप देख सकते हैं इसका जो R sin थीटा है यही कंपोनेंट इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, इसी R sin थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, R cos थीटा की वजह से प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R sin थीटा जो हमारे पास आएगा ये होगा मोमेंट आर्म, क्या होगा मोमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं R sin थीटा। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स तो हमने वैसे लिख लिया, मोमेंट आर्म की जगह R sin थीटा लिख लेंगे तो ये भी हो जाएगा R f sin थीटा। अगर इसकी हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर, उसके ऊपर एरो हेड लगा लें, एरो लगा के अब क्या होगा R f sin थीटा एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब टॉर्क क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम टॉर्क को R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर लिखते हैं, ये चीज इसके इक्वल हो जाती है। यहां से आप सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं टॉर्क के लिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका टॉर्क का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को आपने जॉल नहीं लिखना, क्योंकि हमने कहा हुआ है वर्क के लिए हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, उसका यूनिट है जॉल, लेकिन यहाँ हम न्यूटन मीटर को जॉल नहीं पढ़ेंगे, जॉल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वर्क के लिए जो यूनिट आ रहा है जॉल, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे पास टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ हम जॉल नहीं लिखेंगे, इसको हम जस्ट न्यूटन मीटर लिखेंगे, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस के लिए हम मीटर लगाते हैं, तो ये न्यूटन मीटर तो आ गया, लेकिन जॉल इसे नहीं लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के लिए डायरेक्शन हमने फाइंड करना है, उसको हमने राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। हम उसको डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से, वो कैसे? अब फर्ज किया ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर तो फोर्स नीचे लग रही है, हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से, ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स है इनको आप फोर्स की सिमत में करें, ये जो थंब है ये आपको टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा, टॉर्क इनवर्ड होगा। सिमिलरली अगर फोर्स ऊपर लगा रहे हैं आप, तो आप इस तरह से करेंगे, फोर्स ऊपर है तो आप इसको इस तरह से करेंगे, टॉर्क आउटवर्ड होगा। ये जो थंब है टॉर्क की डायरेक्शन को शो करता है। राइट हैंड रूल से हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, एंटी क्लॉकवाइज वो होता है पॉजिटिव। जब आप स्पिनर को इस तरह से घुमाएं कि वो एंटी क्लॉकवाइज नट को ओपन करे, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेगा तो क्या होगा, नट खुलेगा, बाहर रहेगा, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर क्या होगा, आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं,
स्पाइनर को आप इस तरह से नीचे घुमाएं तो क्या होगा, वो नट क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो टार्क प्रोड्यूस होगा, वो टार्क होगा नेगेटिव। इसमें एक टर्म यूज होता है डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टार्क। फोर्स एंड टार्क में क्या डिफरेंस है? दरअसल बेटा सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जब आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से उसमें क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा। अब मोशन में मतलब उसमें एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस कराया, वो एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है, वो है लीनियर एक्सेलरेशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करा रहे हैं, उसको रोटेट करवा रहे हैं, टॉर्क की वजह से रोटेशन होगी और वहां पे रोटेट तो कर रहा है, वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो एक्सेलरेशन कौन सी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये था हमारा टॉपिक बेटा। अल्लाह हाफिज।